देखो अभी तक हमने कंकाल तंत्र के अंदर अस्थि तक कंप्लीट कर लिया है। अस्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अस्थि को इंग्लिश में बोन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपास्थि के बारे में। देखो उपास्थि क्या होती है? उपास्थि, उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उपास्थि को इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज, कार्टिलेज। और उपास्थि के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो उपास्थि होती है ना, उससे ही अस्थियों का निर्माण होता है। तो ध्यान से समझें इसको। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। और इसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? उपास्थि के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं होती है। कौन सी? कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं, कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं इसके अंदर, कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं। और खास बात क्या है इसके अंदर? कोशिकाएं जो होती हैं प्लस में कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाओं के साथ साथ और किससे मिलकर बनी होती हैं? कोलेजन तंतुओं से। किससे बनी होती हैं? प्लस में कोलेजन तंतुओं से। जबकि जो अस्थि होती है वो किस किस से बनी होती है? अस्थि किस किस से बनी होती है? कोलेजन तंतुओं से और कैल्शियम से और मैग्नीशियम से बनती है। उसके बाद उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्लस में एक कोलेजन तंतुओं से मिलकर बनी होती है। और खास बात क्या है इसके अंदर? ध्यान से सुनना। उपास्थि एक प्रकार की लोचशील और प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है? लोचशील और प्रत्यास्थ। लोचशील और प्लस में क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि जो उपास्थि होती है लोचशील और प्रत्यास्थ कैसे क्यों होती है? क्योंकि लंबी अस्थियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लंबी अस्थियों के होने के कारण, लंबी अस्थियां जो होती है ना, उसकी वजह से ये लोचशील और प्रत्यास्थ होती हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक अस्थि बना दी। ये क्या है? एक अस्थि है आपकी। ये क्या है? एक अस्थि है। ध्यान सुनना, ये अस्थि है। ठीक है, ये अस्थि है। ये क्या है? अस्थि। इसके अंदर मैंने आपको बताया ये क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, अस्थि के अंदर? ये क्या है अस्थि के अंदर? बताओ। ये है आपकी अस्थि। और अस्थि के अंदर अस्थि मज्जा होती है कि नहीं होती? बताओ। और क्या होती है? मज्जा गुहा भी होती है ना, मज्जा गुहा भी होती है। लंबी अस्थियों में क्या पाई जाती है? मज्जा गुहा पाई जाती है। और ये कोई दो अस्थि लिख दी मैंने, एक ये भी अस्थि है और ये भी क्या है? अस्थि है। ठीक है, ये भी अस्थि है और ये भी अस्थि है। यहां ध्यान दो, यहां पर जो गैप होगा ना, यहां पर एक संधि होगी। क्या होगी? यहां पर एक संधि। इसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और ये क्या है? अस्थि। तो दो संधियों के, जो दो अस्थियां होती है उनके बीच एक संधि पाई जाती है। जो यहां पर ये संधि पाई जाती है ना, इधर ये संधि देखो, इसको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? उपास्थि। क्या बोलते हैं? तो उपास्थि कहां पाई जा रही है? दो संधियों के किनारों पर, दो संधियों के किनारों पर, दो संधियों के, दो अस्थियों के किनारों पर, दो अस्थियों के किनारों पर, दो अस्थियों के किनारों पर, किनारों पर। और इन किनारों को क्या बोलते हैं? एक क्या कह सकते हैं? जोड़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक जोड़। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ये किनारे हैं ना, इनके ये किनारे,
ये जो किनारे हैं, इन किनारों को क्या बोल सकते हैं आप? उपास्थि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उपास्थि। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर साइनोवियल एक झिल्ली होती है इनके ऊपर। क्या होती है? साइनोवियल झिल्ली। साइनोवियल झिल्ली, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इनके ऊपर जोड़ होता है ना, इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से जोड़ होता है, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है? जोड़ ऐसे जुड़ी हुई होती हैं इस तरीके से। अब समझ में आ गया जोड़ कैसे होता है इन हड्डियों का। ये जो जोड़ है ना, इनको संधि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और अस्थियों के जो किनारों पर जो जोड़ है, इनको क्या बोल रहे हैं? उपास्थि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उपास्थि। उसके बाद बात करते हैं, उपास्थि जो होती है ना, जो अस्थियां होती हैं उनके अंदर तो रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रक्त वाहिकाएं। लेकिन इनके अंदर रक्त की वाहिकाएं नहीं होती हैं, यानी ब्लड नोजल्स नहीं होता है इनके अंदर, वेजल नहीं होता है, तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसलिए क्या होती है? संवेदनशील, असंवेदनशील होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि उपास्थि के अंदर रक्त वाहिकाएं और क्या नहीं होती हैं? और क्या नहीं होती हैं? तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। तो उपास्थि में और क्या क्या अनुपस्थित होता है? उपास्थि में पहली चीज क्या है बताओ? रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिकाएं। और क्या नहीं पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? उपास्थि में रक्त वाहिकाएं और क्या नहीं होती हैं? तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? मेरी बात ध्यान से सुनना। अस्थि का निर्माण किससे होता है? उपास्थि से होता है। किससे होता है? और उपास्थि, धीरे धीरे ध्यान से सुनना, जब ये उपास्थि होगी ना, यहां पर ये उपास्थि है, मान लो इसके कोने पर, ये लास्ट में किनारे पर, तो ये जो उपास्थि डेवलप होगी तो ये बड़ी होती जाएगी ना, बड़ी होती जाएगी ना। जब उपास्थि डेवलप होगी तो बड़ी होगी, तो बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब जब आदमी का शरीर की जब अस्थियां होती है, जब बड़ी उपास्थि जब डेवलप होंगी तो अस्थि में कन्वर्ट होती जाएंगी, और अस्थियां आपकी क्या होती जाएंगी? बड़ी होती जाएंगी। आदमी की लंबाई कैसे बढ़ती है? उपास्थि किनारों पर होती है, और किनारे जब बड़े होते हैं तो वापस ऊपर, मतलब इनकी लंबाई बढ़ जाती है। उसके बाद बात करते हैं, उपास्थि के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? और अस्थियों के जो ऊपर जो ढक्कन होता है इसको क्या कहते हैं? परिअस्थिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि के ऊपर जो झिल्ली होती है एक तरीके से, उपास्थि के ऊपर ढक्कन किस रूप में होता है? ढक्कन झिल्ली के रूप में होता है, झिल्ली के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं बताओ? पैराकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम है, पैराकॉन्ड्रियम कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक बात और है इसके अंदर, जो पैराकॉन्ड्रियम होता है यहां पर एक ढक्कन का काम कर रहा है उपास्थि के अंदर, लेकिन जो अस्थि के अंदर जो ढक्कन काम करता है उसको बोलते हैं परिअस्थिका। समझ में आ गई ना ये बात? आगे बात करते हैं किसकी, ध्यान से सुनना। ये जो ढक्कन होता है, जो ये झिल्ली होती है, ये क्यों होती है? ताकि हमारा ये मतलब क्या कर सके, फायदा कर सके। यदि ये एक्सीडेंट हो जाती है तो ये एक तरीके से किसका काम करती है? पुनर्निर्माण का काम करती है, यानी इसका पुनर्निर्माण किया जा सके, इसलिए ये पैराकॉन्ड्रियम ढक्कन होता है उपास्थि के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं, उपास्थि में कैल्शियम के लवण भी अनुपस्थित होते हैं तथा उनके स्थान पर क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोइटिन नामक लोचशील पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रोइटिन लोचशील पदार्थ, मतलब इसी को बोलते हैं। इनमें क्या होता है? उपास्थि में कैल्शियम नहीं पाया जाता, तो उपास्थि में ना तो क्या होता है? कैल्शियम होता है। उपास्थि में क्या नहीं होता? कैल्शियम नहीं होता, नहीं होता है। कैल्शियम के कारण क्या है? अस्थियां मजबूत होती हैं। मैग्नीशियम के कारण अस्थियां मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन याद रखें कि उपास्थि में कैल्शियम मैग्नीशियम नाम की कोई चीज नहीं होती। इस कैल्शियम की जगह क्या होता है इसके अंदर? कॉन्ड्रोडोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन
नामक पदार्थ होता है, नामक पदार्थ। ये क्या करता है बताओ, उपास्थि को क्या करता है, लोचशीलता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, लोचशीलता। अब लोचशीलता समझ में नहीं आ रही आपको, लोचशीलता क्या होती है ध्यान से समझो आप। इसमें लोचशीलता उसे कह सकते हैं अगर किनारों पर अस्थियां होती ना, मान लो ये आपका हाथ है, हाथ में यहां पर क्या होगी, उपास्थियां होंगी, जोड़ पर क्या पाई जाती है, ताकि ये मुड़ सके। अगर बीच में मान लो कहीं पर भी इसमें उपास्थि है तो दो उपास्थियों के बीच में जो जोड़ होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। संधि का मतलब जुड़ना। जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये कोहनी, एक तरीके से इस कोहनी में क्या है, एक जोड़ पाया जाएगा, इस कोहनी के जोड़ को हम क्या कह सकते हैं, संधि कह सकते हैं। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ पाए जाते हैं और ये जो जोड़ बनते हैं ये उपास्थियां होती हैं कोने पर। क्या होती है किनारों पर, दो उपास्थियां जो होती है ना, इनको क्या बोलते हैं बताओ, संधि कहते हैं। समझ में आ गई नहीं आई ये बात। और ये उपास्थि जो होती है ना यहां पर, इनमें कैल्शियम तो अस्थियों में पाया जाता है, ये तो है यहां तक अस्थि, ये तो क्या है, अस्थि है, और ये भी क्या है, अस्थि। अस्थि। मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था, प्रत्यास्था। क्या पढ़ाया था, प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है, लोचशीलता का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। और प्रत्यास्था का मतलब होता है खींचने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाना। प्रत्यास्था पढ़ाया था ना मैंने, प्रत्यास्था और विकृति आपको पढ़ाई थी फिजिक्स के अंदर। तो प्रत्यास्थ का मतलब होता है, कहने का मतलब इसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। कहने का मतलब कि ये मोड़ने के बाद उसी अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि साइड में क्या लगा हुआ है, किनारों पर एक ग्रिस का काम करता है। तो ग्रिस जो होती है ना, ग्रिस, इसको हम कह सकते हैं कि ये किसमें है, उपास्थि के अंदर है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। उपास्थि अस्थियों के किनारों पर होती है ताकि ये एक तरीके से लोचशीलता प्रदान कर सके, और लोचशीलता प्रदान करने के लिए यहां पर कैल्शियम की जगह क्या होता है, कॉन्ड्रोइटिन नामक पदार्थ होता है, जो क्या है, लोचशील का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। अगर इसकी जगह कैल्शियम पाया जाता तो आपकी हड्डियां कभी नहीं मुड़ती। ये हड्डियां क्यों मुड़ सकती है, क्योंकि लोचशीलता नामक पदार्थ जो है वो है कॉन्ड्रोइटिन। याद रखना है कॉन्ड्रोइटिन क्या होता है, ठीक है, इसको यहां तक नोट कर लो। उसके बाद बात करते हैं, उपास्थि तंतु मैट्रिक्स के अनुपात के आधार पर 3 प्रकार की होती है। उपास्थि तंतु के आधार पर और मैट्रिक्स के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन कौन सी उपास्थि होती है मैं बताता हूं आपको। पारदर्शी होती है, रेशेदार और लचीली, ठीक है। उपास्थि कितने प्रकार की होती है, अब हम पढ़ेंगे उपास्थि के प्रकार। उपास्थि के प्रकार 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, रेशेदार उपास्थि, और दूसरी कौन सी होती है, लचीलेदार। लचीलेदार उपास्थि। और तीसरी नेक्स्ट कौन सी होती है, तीसरी होती है पारदर्शी। कौन सी होती है तीसरी, पारदर्शी। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसमें पारदर्शी, और दूसरी कौन सी होती है, रेशेदार, और तीसरी कौन सी होती है, लचीली, ठीक है। पारदर्शी, रेशेदार और लचीलेदार उपास्थि। उपास्थि कितने प्रकार की होती है, पारदर्शी, रेशेदार और लचीलेदार। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब तो होता है आर पार। रेशेदार का मतलब फाइबर्स, और तीसरा है लचीलेदार यानी इलास्टिक, यानी लचीला का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रत्यास्थी है। प्रत्यास्थ का हिंदी अर्थ होता है लचीलापन। रबड़ लचीली होती है इसलिए आप उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है। लिखो, यह मानव शरीर में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली उपास्थि है, ठीक है, जिसमें कोलेजन तंतु बहुत कम होते हैं या लगभग अनुपस्थित होते हैं। तो ये मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है ये अस्थि। कौन सी अस्थि सर्वाधिक पाई जाती है,
सर्वाधिक पाई जाने वाली उपास्थि, सॉरी अस्थि नहीं, सर्वाधिक पाई जाने वाली उपास्थि है। सर्वाधिक पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है? पारदर्शी उपास्थि। और यह श्रोणी मेखला व अंश मेखला में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? श्रोणी मेखला व अंश मेखला में। ठीक है, तो यह श्रोणी मेखला प्लस अंश मेखला में पाई जाती है। श्रोणी मेखला और अंश मेखला में पाई जाती है। श्रोणी मेखला को इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक। पेल्विक, श्रोणी का मतलब होता है पेल्विक, और इसका मतलब मेखला का मतलब होता है ग्रिडल। ग्रिडल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। श्रोणी मेखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। और अंश मेखला को क्या बोलते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं ये सर्वाधिक मजबूत उपास्थि होती है। सर्वाधिक मजबूत, सर्वाधिक मजबूत उपास्थि होती है। रेशेदार उपास्थि के अंदर क्या होता है? ये सर्वाधिक मजबूत होती है। और एक बात और, जो रेशेदार उपास्थि होती है ना, उसी के अंदर क्या पाया जाता है? पैराकॉन्ड्रियम नामक क्या? लोचशील, पैराकॉन्ड्रियम नामक लोचशील पदार्थ इसी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? पैराकॉन्ड्रियम नामक लोचशील पदार्थ इसी के अंदर पाया जाता है। और बात करते हैं हम किसकी? लचीली उपास्थि की। लचीली उपास्थि ये लचीले पीले तंतुओं की बनी होती है। और आपको ये भी याद रखना है, ये श्वेत कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? श्वेत कोलेजन तंतुओं की। याद रखना है, इसमें कौन से कोलेजन तंतु होते हैं? जैसे मैंने आपसे बात की, उपास्थि बनी किसकी होती है? देखो, कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये भी उपास्थि कोलेजन तंतुओं की बनी होगी, ये भी कोलेजन तंतुओं की बनी होगी, ये भी कोलेजन तंतुओं की बनी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर भी कोलेजन तंतु होते हैं, कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें होते हैं श्वेत। क्या होते हैं? इसमें जो कोलेजन तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं बताओ? पीले कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीले कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। इसमें पारदर्शी में कोई बहुत नॉर्मल कोलेजन तंतु होते हैं। ठीक है, इसमें कोई कोलेजन तंतु पाए नहीं जाते, पहली बात तो। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? जो अंगों के आकार का निर्धारण करने में इन्हें मजबूती प्रदान करती है। अंगों के आकार का निर्धारण करने में इनका प्रभाव होता है। और खास बात क्या है इसके अंदर? तीसरी जो है लचीलेदार जो उपास्थि है, उसके अंदर क्या है? कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव का मतलब क्या होता है? इसको ईयर पिन्ना कहते हैं। एपिग्लोटिस, यूस्टेचियन नलिका, तीन चीजों में पाई जाती है। क्या? लचीलेदार उपास्थि। सबसे पहला है कर्ण पल्लव, दूसरा है एपिग्लोटिस, और तीसरा है यूस्टेचियन नलिका। यूस्टेचियन नलिका, यूस्टेचियन नलिका पहली कहां पाई जाती है? लचीलेदार उपास्थि यूस्टेचियन नलिका, कर्ण पल्लव, और तीसरा क्या है? एपिग्लोटिस। तीसरा क्या है? एपिग्लोटिस। ध्यान दो, इसमें कोलेजन तंतु पीले होते हैं, यूस्टेचियन नलिका में, कर्ण पल्लव में, एपिग्लोटिस में। रेशेदार उपास्थि सर्वाधिक मजबूत उपास्थि होती है जो इसके अंदर आती है। इसका मतलब पैराकॉन्ड्रियम लोचशील जो पदार्थ पाया जाता है, मजबूत होने के कारण हड्डियां मुड़ती हैं, टूटती नहीं है कभी भी। इसमें जो कोलेजन तंतु पाए जाते हैं वे श्वेत पाए जाते हैं। इसमें कोई भी कोलेजन तंतु नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये सर्वाधिक पाई जाती है शरीर अपने शरीर के अंदर। याद रखना, श्रोणी मेखला और अंश मेखला दोनों में पाई जाती है। इनकी बात हम डिटेल से आगे करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं इसको।